मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन मतलब क्या? जब भी कोई पार्टिकल वक्त के साथ साथ अपना पोजीशन को बदले तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। पहले वो ऑब्जेक्ट यहां था, थोड़ी देर बाद वो यहां चला गया, थोड़ी देर बाद वो यहां चला गया, और इस वे में वो मूव करता जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ना करे, पहले भी वो इधर ही था, थोड़ी देर बाद भी उधर ही है, उसके बाद भी उधर ही है, तो हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। तो इसलिए अभी हम पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो यहां पर यूज होने वाले हैं। सबसे पहला है पोजीशन। नंबर 1 इज पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, पोजीशन का सिंपल सा मतलब है लोकेशन, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस वक्त किधर मौजूद है। अब देखो, लोकेशन हम लोग कैसे दिखाते हैं? जैसे जीपीएस, आप सबके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से आप लोग क्या करते हैं, अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। तो वो लोकेशन क्या बताता है कि आप एग्जैक्टली किधर हैं, किस लैटिट्यूड में है, किस लॉन्गिट्यूड में है। आपको मालूम होगा कि जो अर्थ है उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड किया हुआ है, राइट, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो वो हमारी लोकेशन दिखाता है। उसी तरीके से जैसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, तो वहां से भी आप दिखाते हैं। जैसे क्लास 10th में जब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप बोलते थे एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन 2,3 है, तो इसका मतलब क्या था, 2 जो है वो उसका x एक्सिस है एंड y, और 3 जो है वो y एक्सिस है। तो इससे आप उसकी लोकेशन ढूंढ लेते थे, है ना। तो पोजीशन का मतलब वो ऑब्जेक्ट इस वक्त कहां मौजूद है। दूसरा जो है वो है रेस्ट। सेकंड थिंग इज रेस्ट। सेकंड पॉइंट इज रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है या नहीं बदल पा रहा है, जैसे एक पत्थर है, जिस जगह पर था उसी जगह पर वो रह गया है, तो रेस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। उसके बाद मोशन। मोशन क्या हो जाएगा फिर इसका उल्टा। मोशन का मतलब इफ पोजीशन इज चेंजिंग, इफ पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। वैसे कितने टाइप के मोशंस होते हैं? कितने टाइप के मोशंस होते हैं? देखिए, एक तो हो गया लीनियर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा मूव करता है इट इज कॉल्ड एज द लीनियर मोशन। दूसरा होता है रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, एंड तीसरा एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो एक बार मैं आपको बाकी भी टाइप के मोशंस बता देता हूं। तो हम यहां पर लिखेंगे टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशंस। तो कितने टाइप के मोशंस हैं? टाइप ऑफ मोशन, पहला वाला रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर 1 इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि जब कभी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलते हैं कि वो दिखा रहा है रेक्टिलिनियर मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत ही बारीक सा ऑब्जेक्ट है और सीधा मूव कर रहा है, तो वो कैसा मोशन दिखा रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एक बुलेट को आपने चलाया, शूट किया आपने, तो बुलेट गई सीधा, तो कैसा मोशन था उसका? रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा और वो कुछ इस तरीके से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर एक शॉर्ट इंटरवल के लिए देखें तो क्या वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था? यस, हाँ, तो कैसा मोशन हो गया? रेक्टिलिनियर, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जब भी कोई बल्क ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब बल्क ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? जैसे एक बस हो गई, बस मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, तो ये जो है ये क्या है? एक बल्क ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो है ना पॉइंट है या बल्क है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं किस चीज को पॉइंट बोलूंगा, किस चीज को मैं बल्क बोलूंगा, तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ अर्थ क्या है? अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक बल्क ऑब्जेक्ट है? क्या है अर्थ? एक पॉइंट है या एक बल्क है? तो कई लोग बोलेंगे कि अर्थ एक बल्क ऑब्जेक्ट है। क्यों सर, इतनी बड़ी है अर्थ, कितना बड़ा है अर्थ, तो बल्क ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसी चीज को जब आप एक सोलर सिस्टम के हिसाब से देखो, आप अपने माइंड में एक सोलर सिस्टम लेके आओ, सोलर सिस्टम के हिसाब से अर्थ क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। गैलेक्सी के हिसाब से देखोगे तो अर्थ तो दिखता ही नहीं है, वो तो पॉइंट भी नहीं, मतलब वो तो एकदम नेग्लिजिबल है।
तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको पॉइंट ट्रीट करना है या बल्क ट्रीट करना है। तो जब कभी भी आप सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो तब आपको अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। लेकिन जब आप बात अर्थ की ही कर रहे हो, अर्थ की ही जब आप बात कर रहे हो, तो अर्थ के ही अंदर बात कर रहे हो, तो मतलब वो तो एक फिर बल्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। आप अर्थ पे ही खड़े हो और अर्थ की बात कर रहे हो, तो अर्थ आपके लिए एक बल्क ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं ये बोलूँ ट्रेन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि बल्क ऑब्जेक्ट है, तो भाई बल्क ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी होती है ट्रेन, इतनी बड़ी होती है ना। ये एक डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ऐसा करके 20-22 डिब्बे होते हैं उसमें, और इंजन अलग से होता है, तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है यार वो। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है ये दिल्ली से मुंबई आने वाली है, तो दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है उसके सामने ट्रेन का लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल है। दिल्ली से मुंबई लगभग 1300 किलोमीटर है, उसके सामने ट्रेन कितनी बड़ी होती है, ट्रेन कितनी होगी, मैक्सिमम 1-1.5 किलोमीटर होगी बस। तो 1300 के सामने 1-1.5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। तो मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई के बीच में ट्रेन विल एक्ट लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसलिए जब ट्रेन दिल्ली से छूटेगी, मुंबई पहुंचेगी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ट्रेन का इंजन आ चुका है, बाकी डब्बे आ रहे हैं, नो, कोई ऐसा बोलता नहीं है। तो बात समझ में आ रही होगी ना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड बल्क ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, एक और चीज ये होता है यहाँ पर कि ट्रांसलेटरी मोशन में अगर आप डायग्राम वाइज देखो, तो डायग्राम वाइज ऐसा होता है कि दिस इज अ बल्क ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट है ना, सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, सबके सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सबकी वेलोसिटी v रहती है। लेकिन ये जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना, इसमें तो ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, तो सिर्फ इसी की वेलोसिटी होती है और ये v होता है। मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन में एक ही पॉइंट है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। अब ये देखो, ये डस्टर, ये एक बल्क ऑब्जेक्ट है अभी के लिए, इस फ्रेम के हिसाब से एक बल्क ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसका ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, सब मूव कर रहे हैं विद अ सेम वेलोसिटी। ऑलराइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मूव इन अ सर्कुलर पाथ। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये देखिए कुछ इस वे में, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है कुछ ऐसा। जैसे आपने क्या किया, एक रस्सी पे पत्थर बांधा और ऐसे ऐसे करके घुमाया, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन, दैट इज द सर्कुलर मोशन। ओके, इसी के साथ साथ एक होता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ये जो रोटेटरी मोशन होता है ये जनरली बल्क ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जाता है ना। जब भी कोई बल्क ऑब्जेक्ट रोटेट इन इट्स एक्सेस, देखिए ये है एक बल्क ऑब्जेक्ट और ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेटिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग रोटेटरी मोशन। जैसे कि लट्टू, पुराने जमाने में लट्टू बोलते थे, अब तो बेबलेट आ गए हैं, खेले होंगे कभी, तो कैसा होता है, रोटेट कर रहा होता है। सो दिस इज रोटेटरी मोशन। ये जो फैन है, फैन घूम रहा है, फैन एक रोटेटरी मोशन दिखा रहा है क्योंकि वो अपने एक एक्सिस पे घूम रहा है इस वे में। देखो ये जो समझने के लिए, जैसे अर्थ हो गई, अर्थ सन के अराउंड ऐसा घूमती है तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सन के अराउंड ऐसा अर्थ घूम रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन। लेकिन जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। तो आपका जो हैप्पी न्यू ईयर आता है वो अर्थ के सर्कुलर मोशन की वजह से आता है। अर्थ का सर्कुलर मोशन है वो न्यू ईयर लेके आता है, लेकिन ये जो डे एंड नाइट होते हैं ये अर्थ के रोटेटरी मोशन की वजह से आते हैं। ओके, उसके बाद एक और मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन दिखा रहा है। अच्छा, टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया, जैसा पेंडुलम मूव करता है, ये देखिए ये ऐसा पेंडुलम, आप जो झूला झूलते हैं क्या है वो टू एंड फ्रो मोशन ही है ना। सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। एक और है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो, बट फर्क क्या है कि जब ऑसिलेटरी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, है ना, जब ये टू एंड फ्रो मोशन बहुत फास्ट हो जाए,
जब ये टू एंड फ्रो मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, वेरी फास्ट, तो हम उसे बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे देखो ये चिड़िया है, उड़ रही है, उसके पंख कैसा मोशन दिखा रहे, ऑसिलेटरी, हद से ज़्यादा ऐसा करें, जैसे एक मक्खी होती है ना, मच्छर होता है, उनके पंख कैसे होते हैं, बहुत तेज घूमते हैं, ऐसे घूमते नहीं मतलब ऐसे ऑसिलेट बहुत फास्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं। वो जो मच्छर आवाज़ निकालता है ना, जब कान के बाजू में आता है आवाज़ निकालता है की करके, वो आवाज़ किस वजह से आती है, उसके पंखों के वाइब्रेशन की वजह से। तो जब ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। आपने कभी वो भी देखा होगा, जैसे लैब में रखा होता है ना, उसको ऐसा मारते हैं, वाइब्रेट करता है वो, है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो जो चीज़ है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, सो इट विल बी नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो ये मेनली यहाँ पर ये 3 टाइप के मोशन है जिसको हमको पढ़ना है। ओके, तो जो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, इसको तो हम अभी पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ये अभी आने वाला है, एंड जो आखिरी के चैप्टर हैं ऑसिलेटरी मोशन, उसमें ये आ जाएंगे। तो ये जितने टाइप के मोशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं सबको हमको पढ़ना होगा। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन के लिए आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, टू एंड फ्रो, पहले इधर गया फिर इधर गया, इस वे में टू फ्रो वो चल रहा है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ मोशन। तो देखो चैप्टर का नाम क्या था, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन तो हमने समझ लिया कि मोशन क्या होता है, वक्त के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, पोजीशन का मतलब क्या हो गया, लोकेशन, वक्त के साथ साथ अगर लोकेशन बदल रही है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर नहीं बदल रही तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सो मोशन क्या होता है, मोशन, अच्छा वही बता दिया मोशन, है ना। टाइप ऑफ मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो यहां पर बोल रखा है मोशन इन वन डायमेंशन, नाउ अब इसका हेडिंग देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन, इसका क्या मतलब हुआ, मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब हुआ। तो यहां पर जरा देखिए, जो मोशन होते हैं ना वो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारे पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एंड दिस इज z एक्सिस, लेट्स से दिस इज z एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ना तो लेफ्ट जाता है ना तो राइट जाता है, तो उसका जो मोशन होगा दैट विल बी 1D मोशन। तो देखिए जैसा कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसा गया, सो दिस इज 1D मोशन, इसे हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा देखिए, सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी वजह से x एक्सिस में बदलाव हो रहा है या एंड y एक्सिस में, 2 एक्सिस में एक साथ हो रहा है, 2 एक्सिस में एक साथ हो रहा है, मतलब कि या तो XY में बदलाव हो रहा है, या तो XZ में हो रहा है, या तो ZY में हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो मोशन है वो 2D मोशन है। ये देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर x एक्सिस भी बदल रहा है, y एक्सिस भी बदल रहा है, सो दिस इज 2D मोशन। और ये जो 2D मोशन होता है ना, इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोला जाता है, मोशन इन अ प्लेन। जैसे देखो रोड में चलने वाला इंसान, जैसे मैं हूं, जब मैं रोड में चलता हूं तो मैं लेफ्ट राइट भी जा सकता हूं, आगे पीछे भी जा सकता हूं। तो लेफ्ट राइट मान लो x एक्सिस है, आगे पीछे मान लो y एक्सिस है, तो क्या x एक्सिस y एक्सिस में बदलाव आ रहा है। जैसे देखो मैं ऐसे करके गया, ठीक है, पहले मैं इधर गया फिर इधर गया, ऐसे से आगे भी बढ़ रहा हूं मैं और लेफ्ट राइट भी कर रहा हूं, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया, मोशन इन 2 डायमेंशन। ध्यान रखिए, लेफ्ट को राइट को एक ही मोशन माना जाता है, लेफ्ट और राइट को। ये मत सोचिए कि लेफ्ट मतलब एक और राइट मतलब एक, नो ऐसा नहीं है, लेफ्ट और राइट मतलब एक ही एक्सिस हो गया हो। तो मैं यहां पर आगे भी बढ़ रहा हूं और पीछे भी आ सकता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे भी आ सकते हो आप। तो एक हो गया आगे पीछे वाला मोशन और एक हो गया लेफ्ट राइट वाला, इसीलिए मोशन इन 2D हो गया। एक तीसरा मोशन भी होता है, मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। तो ये देखिए यहाँ पर x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है एंड z एक्सिस भी है। तो ये जो मोशन इन 3D में क्या होता है, ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसा करके जा रहा है, दिस इज मोशन इन 3D, ये 3D मोशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है। चिड़िया उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्या चिड़िया आगे पीछे जा सकती है, यस। क्या लेफ्ट राइट जा सकती है, यस। ऊपर नीचे भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है। तो कैसा मोशन हो गया, मोशन इन 3D। जब आप फुटबॉल को एक शॉट मारते हो तो क्या फुटबॉल फ्लाई करती है, तो क्या वो आगे को जा सकती है,
यस, आगे को जा सकती है। क्या वो लेफ्ट राइट भी जा सकती है? हाँ भाई, अगर हवा चल रही है, हवा ने उसको इस तरफ धकेल दिया तो गई उधर, है ना। तो आगे पीछे भी जा रही है वो, मतलब पीछे नहीं जा रही, आगे जा रही है, पर आगे पीछे को हम एक ही डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे की डायरेक्शन भी हो गई, लेफ्ट राइट की भी हो गई, और जब आपने शॉट मारा, पहले जमीन में थी, वो ऊपर गई, तो ये मोशन कैसा हो गया? 3D मोशन। अच्छा, 3D मोशन फुटबॉल का वही दिखा सकता है जो टैलेंटेड होगा, जो टैलेंटेड होगा, वरना एक नॉर्मल आदमी जब फुटबॉल को शॉट मारता है, फुटबॉल आगे को जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो फुटबॉल का वो 2D मोशन हो गया। अगर टैलेंटेड है तो आपने देखा होगा वो मैचेस में, फीफा इन सब में देखा होगा, फुटबॉल को शॉट मारते हैं, फुटबॉल ऐसे स्विंग करके जाती है, यही तो टैलेंट है कि जो 2D मोशन था उसको उन्होंने 3D मोशन बना दिया, तो वो आगे की तरफ भी गई, स्विंग भी हुई, और साथ साथ में ऊपर जाके फिर नीचे गोल की तरफ भी गई, राइट। तो जितनी भी चीजें हैं जो जमीन पे चलने वाली हैं उनका मोशन 2D होता है, उड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका मोशन 3D होता है, क्योंकि ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। जैसे आप स्विम करते हो ना, जब भी स्विम करते हो तो स्विम करते वक्त क्या आप ऊपर नीचे जा सकते हो? यस। लेफ्ट राइट जा सकते हो? यस। आगे पीछे जा सकते हो? यस। तो स्विम करते वक्त आपका भी मोशन 3D मोशन हो जाता है। इस चैप्टर में हमें डील करना है मोशन इन 1D। मोशन इन 1D का मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस में आपको जाना है, ना लेफ्ट राइट मुड़ना है, ना ऊपर नीचे, सीधा जाना है, सीधा जाना है, ना लेफ्ट राइट ना आगे पीछे, जैसा बुलेट फायर किया, सीधा, ठीक है। सो वी हैव टू डील विद मोशन इन 1 डायमेंशन। अगला जो आपका चैप्टर आएगा वेक्टर्स के बाद, दैट विल बी मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन की बात तो तब होगी जब हम 1 डायमेंशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे स्केलर का एग्जांपल चाहिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वैसे ये तो आपने 1000 बार पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर, लेकिन फिर भी एक याद दिला देता हूँ मैं आपको। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे टाइम, मैंने आपसे पूछा कितने बज रहे हैं, तो आपने बोला 12 बज रहे हैं, तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा, मतलब आप ये जवाब थोड़ी देंगे कि 12 बज रहे हैं टुवर्ड नॉर्थ, बोलते हैं क्या? नहीं। मैंने आपसे पूछा आपका वजन कितना है, आपने बोला कि 60 kgs, क्या बोलते हैं? 60 kgs टुवर्ड साउथ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, नहीं ना। तो जो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे हो गए इनके, एग्जाम्पल जैसे मास हो गया, है ना, मास के बाद लेंथ हो गया, लेंथ के बाद जैसे टाइम हो गया, एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग मोशन का कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी ले लेते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस। फिर उसके बाद जैसे स्पीड हो गई, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ स्केलर होती है क्या? यस, लेंथ स्केलर है। मैंने पूछा कि बताओ इस पेन का लेंथ कितना है, आपने बोला इसका ये जो पेन है ये 10 सेंटीमीटर का है। तो 10 सेंटीमीटर में क्या आपने डायरेक्शन बताया? क्या आपने डायरेक्शन बताया? नहीं बताया। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर मुझे मुंबई CST जाना है तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, आपने बोला कि 49 किलोमीटर। तो यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ डिस्टेंस। हाँ, अगर मैं पूछूंगा किस तरफ है तो बाद में फिर आप अलग से बताएंगे। मैंने भी सिर्फ फिर आपसे इतना ही पूछा था कि CST कितना डिस्टेंस पे है, तो आपने वो बता दिया, तो यहाँ पर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी लगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, फोर्स। मैंने आपसे बोला चलो सब लोग मिल करके 100 न्यूटन का धक्का दो, तो दूसरा सवाल आपके मन में क्या आएगा? कहाँ, किस तरफ? पूछोगे ना। मैंने आपसे बोला 100 न्यूटन का धक्का दो, ये तो पूछोगे ना किधर दें। तो क्या आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं? यस, डायरेक्शन पूछ रहे हैं। दूसरा, ये जो चैप्टर है इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जानते हो कैसे? सी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता होता है। डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता होता है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बना दिया, राइट। ये एक पॉइंट है ए एंड ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी। अब ए से बी जाने के कई सारे रास्ते थे, ए से बी जाने के कई सारे रास्ते थे। एक रास्ता ये था, है ना, दूसरा रास्ता किसी ने ये बताया, ये ऐसा, तीसरा रास्ता किसी ने ये बोला, एंड एक चौथा रास्ता था ये वाला सीधा स्ट्रेट, ऑलराइट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट रास्ता होता है। भले ही वहां पर रास्ता है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो बीच में नदी है, नाला है, समुंदर है, उसमें अंदर मगरमच्छ भी है, कोई रास्ता एक्चुअली है नहीं, पर दो पॉइंट के बीच में आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटा रास्ता है वो। अब एक एग्जाम्पल के लिए, मुझे जाना था एक स्कूल में, सामने एक स्कूल था, मुझे वहां पर जाना था। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे बताओ सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है। तो बोलेगा कि आप एक काम करो, देखो वो जो शॉर्टेस्ट रास्ता है ना वो 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है, बट यहाँ से जाना, यहीं से मिलेगा वो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको शॉर्टेस्ट रास्ते में जाना है तो क्या आप रैंडमली कहीं पर भी जाओगे और शॉर्टेस्ट हो जाएगा? नहीं, शॉर्टेस्ट के लिए आपको पर्टिकुलरली एक ही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो शॉर्टेस्ट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट एक ही होता है। जैसे मिनिमम एक फिक्स क्वांटिटी होती है और उससे नीचे होता ही नहीं, तभी तो वो मिनिमम है। एक होता है मैक्सिमम, कि उससे ऊपर कोई नहीं है, तो मिनिमम उससे नीचे कोई नहीं, मैक्सिमम उससे ऊपर कोई नहीं। तो जब भी कोई मैक्सिमम मिनिमम बोलता है ना, दीज आर द यूनिक वैल्यूज, दीज आर द यूनिक वैल्यूज। मिनिमम में उसके नीचे कुछ नहीं होता और मैक्सिमम में उसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो जब मैं बोलता हूं कि मुझे जो वो स्कूल जाना है, यहां से वहां तक के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट क्या है रास्ता, तो सामने वाला इंसान बोलता है कि ये देखो ये रास्ता ले लो, आप ये वाला रास्ता ले लो और 1.5 किलोमीटर में आ जाएगा वो, ठीक है। और मैं वो रास्ता फॉलो करूंगा, तभी जाकर के मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा। मैंने उसको बोला नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, मैं कोई और रास्ता लूंगा। तो क्या होगा फिर, कोई और रास्ता पकड़ूंगा, तो क्या वो शॉर्टेस्ट रह जाएगा? नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं शॉर्टेस्ट रास्ता पकड़ना, तो आपको एक पर्टिकुलर, एक यूनिक रास्ते को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड बना है डिस्टेंस से, स्पीड बना है डिस्टेंस से, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम से बना है। अब डिस्टेंस क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का जो रिजल्ट होता है वो भी स्केलर ही होता है। वेलोसिटी बना होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वेलोसिटी, है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो रिजल्ट बन के आएगा वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आप जो गाड़ी चलाते हो उसमें जो मीटर लगा रहता है वो क्या होता है, वो आपको स्पीड दिखाता है कि वेलोसिटी दिखाता है? जरा सोच के देखो, आपकी जो गाड़ी है जो आप चलाते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, जो भी आप चलाते हैं, उसमें जो सामने रहता है डैशबोर्ड, उसमें क्या रहता है? वो स्पीड बताता है कि वेलोसिटी बताता है? क्या बताता है? वो स्पीड बताता है। जानते कि उसकी एक वजह है, वो वेलोसिटी नहीं बताता। पहली वजह तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि क्या आपकी गाड़ी को पता रहता है कि आप किधर जा रहे हो? आपकी गाड़ी थोड़ी, उसको थोड़ी पता है कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा सेट कर दो उस गाड़ी को, मतलब कोई प्रोग्रामिंग करके सेट कर दो कि मुझे इस तरफ ही जाना है, मुझे इधर ही लेके जाओ, तो वो आपको वेलोसिटी बता सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर इधर जाना है तो मुझे यही रास्ता लेना पड़ेगा, पर ये बंदा क्योंकि उल्टा जा रहा है तो वेलोसिटी अब नेगेटिव हो जाएगी। अगर गाड़ी को पता रहेगा तो ये काम हो सकता है, पर आपकी गाड़ी को तो पता ही नहीं है। आपकी गाड़ी को तो बस ये है कि ठीक है ये एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, दबाओ निकाल लो, राइट। उसको पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है उसको जब पहुंचना कहाँ है, तो कहाँ से वो दिखाएगा आपको वेलोसिटी? वो तो आपको स्पीड दिखाएगा। एंड दूसरी एक चीज यहाँ पर ये भी है कि गाड़ी जो है हम लोग जब घुमा रहे हैं, स्पीड उसमें गाड़ी में क्या दिखाता है? स्पीड का कैलकुलेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका जो पेट्रोल बर्न होता है, जो एनर्जी बर्न होती है, वो तो डिस्टेंस के हिसाब से बर्न होती है ना। जो पेट्रोल बर्न होता है वो डिस्टेंस के हिसाब से बर्न होता है। इसीलिए जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कि ये इतना किलोमीटर चलेगा, वो जो एनर्जी है वो डिस्टेंस से आएगी। जो एनर्जी का जो आपने उसमें पेट्रोल डीजल डाला है, उसमें जो खर्चा आएगा, जो कमी आएगी, वो डिस्टेंस ट्रेवलिंग से आएगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट से, ना कि डिस्प्लेसमेंट से। अब सी, अगर वो आपको आपका जो स्पीडोमीटर है,
स्पीडोमीटर में अगर वो वेलोसिटी बताता तो वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने क्या किया, ऐसे घूमे, घूम फिर के वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो आप जाके कंपनी वाले को पकड़ोगे कि भाई मेरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, मेरा पेट्रोल क्यों खर्चा हुआ, मेरा पेट्रोल क्यों खर्चा हुआ। इसलिए कंपनी वाला क्या बोलेगा, इनको डिस्प्लेसमेंट मत दिखाओ, इनको डिस्टेंस दिखाओ कि इन्होंने डिस्टेंस कितना तय किया, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से पेट्रोल खर्चा होगा और डिस्टेंस के हिसाब से फिर स्पीडोमीटर बनेंगे, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर वो वेलोसिटी मीटर बनना था। तो बात समझ में आई, एनर्जी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं। एनर्जी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है और डिस्टेंस है तो स्पीड है, इसलिए गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है। वरना आप क्लेम करने चले जाएंगे कि मेरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट क्यों ऐसा हुआ। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब एक एक करके आते हैं सबसे पहले डिस्टेंस पे और एक कंपैरिजन करेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर आएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी एंड फिर आएंगे एक्सेलरेशन पे। तो जो सबसे पहली जो चीज है वो होगा द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा, डिफरेंस है ये, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो सबसे पहला है डिस्टेंस में, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, राइट। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस तो आप कहां से कहां पर भी जा सकते हो, ओके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो डिस्टेंस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वजह मैं अभी आपको बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट अगर करना है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही जाना होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट एक ही होगा, इसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जबकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा, अच्छा एक काम करिए, ये ना, ये जो स्केलर क्वांटिटी में एनर्जी भी लिख लीजिए, यहाँ पर एनर्जी भी लिख लीजिए स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में लिख लीजिए एनर्जी, ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी का संबंध डिस्टेंस के साथ है। आप गाड़ी में जितना तेल भराओगे, गाड़ी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एनर्जी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है, एनर्जी नेगेटिव नहीं जाती, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है। एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या, आप बोल सकते हो कि मेरी गाड़ी में -5 लीटर पेट्रोल है, -5, भाई -5 कैसे हो सकता है, लास्ट आपकी गाड़ी में 0 पेट्रोल हो सकता है, माइनस थोड़ी हो सकता है। तो क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, एनर्जी से लिंक रहता है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई खेल नहीं। आप निकलो इधर उधर रैंडमली करके घर वापस आ जाओ, क्या आपकी गाड़ी का तेल खर्चा नहीं होगा, होगा। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि तीसरा पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो 0 डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब आप घूम फिर करके उसी पॉइंट पे आ गए तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए और जहां आपको जाना था आप वहीं गए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपको जहां जाना था आप उल्टा गए उसके, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, इट इज द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लीजिए मुझे प्लस एक्स एक्सेस की तरफ जाना था, प्लस एक्स एक्सेस की तरफ मुझे जाना था, मैं चला गया माइनस एक्स एक्सेस की तरफ, तो मैंने क्या किए, उल्टे काम कर लिए, जहां जाना चाहिए था उसका उल्टा गया, इसलिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो नेगेटिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट अब वो नेगेटिव हो गई। क्यों, उल्टा चला गया, मैं जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया, उल्टा चला गया। मैंने पूछा था कि मुझे स्कूल जाना है, किधर जाऊं मैं, तो वो सामने वाले ने बताया कि भाई इस डायरेक्शन में चले जाओ, स्कूल आ जाएगा 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, इस डायरेक्शन में चले जाओ। मैं वहां ना जाकर के एकदम अपोजिट चला गया, तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो नेगेटिव हो गया। आपको बोला था करीब जाने के लिए और आप उससे दूर जा रहे हैं, सो इट इज अ नेगेटिव।
तो समझ गए, पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट होता ही है, जहां आपको जाना था वहां गए तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो तब जब आप गए, आप घूम फिर के वापस आ गए, आप घूम फिर के वापस आ गए। एंड तीसरा चीज है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आप उल्टा चले गए। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट, डिस्टेंस कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, डिस्टेंस कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, है ना। जैसे देखो ये ऊपर डायग्राम मैंने बनाया, ए से बी में जाने के मेरे पास अलग अलग रास्ते हैं, ये ऊपर वाला रास्ता, ये ग्रीन वाला रास्ता, ये ग्रे वाला रास्ता, है ना, ये ब्लू वाला रास्ता, कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज। एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये तो एक ही वैल्यू होगा, है ना, इट विल बी अ सिंगल वैल्यू, हम बोल सकते हैं इसको यूनिक वैल्यू, इट इज अ यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू होती है ये, शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा ना। हाँ, उसके बाद पांचवा पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज लेस देन और लास्ट टू लास्ट इक्वल टू डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकती है या तो उससे कम ही होगी, और दूसरी तरफ देखेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तो ज्यादा ही होगा, लास्ट टू लास्ट क्या होगा, दोनों बराबर हो सकते हैं बस। So displacement will be always less than equal to the distance, always less than equal to the distance, समझ में आए। So these are the some of the differences between distance and displacement। आगे बढ़ते हैं फिर स्पीड पे। स्पीड होता है the distance traveled per unit time। What is the speed? Speed is the distance traveled per unit time, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मैथमेटिकली अगर आप देखो तो स्पीड को हम लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, मतलब कि s इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे कोई बोलेगा कि पाथ ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस को पाथ बोल देगा, कोई बोलेगा एक्चुअल डिस्टेंस, व्हाटएवर, अलग अलग शब्दों से इसको बोला जाता है, लेकिन लॉजिक यही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्पीड होती है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और टाइम तो वैसे भी स्केलर है, तो स्केलर बाय स्केलर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर स्केलर ही है ना। तो जो स्पीड होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या बनेगी, व्हाट विल बी द यूनिट, तो यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड, और जब भी हम लोग यूनिट की बात करते हैं दिस इज ऑलवेज एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की, तो डायमेंशन हो जाएगा m0 L1T -1, m0 L1T -1। ओके, सो दिस इज द स्पीड। एक और चीज है एवरेज स्पीड, वन मोर थिंग इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड नाम से ही एक समझ में आ रहा होगा, एवरेज या फिर इसको मीन भी बोला जाता है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। तो एवरेज स्पीड को हम लिख रहे हैं SAVG, ठीक है, SAVG एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होगा ये, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे समझिए कि एक ऑब्जेक्ट था, पहले ये पॉइंट ए से गया बी में, बी से गया
सी में, सी से गया ये डी में, एंड फिर डी से गया ई में, डी से गया ई में। ओके, तो आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए से लेकर के ई तक के बीच में एवरेज स्पीड क्या है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए ए से लेकर के बी, लेट से डिस्टेंस d1 है, बी से लेकर के सी d2 है, सी से लेकर के डी d3 है, एंड डी से लेकर के ई d4 है। दिस इज द इंडिविजुअल डिस्टेंस, है ना। पहले लगा टाइम t1, सेकंड सेट में लगा टाइम t2, तीसरे में लगा टाइम t3 एंड चौथे में लगा टाइम t4। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, और इसको सॉल्व करने के बाद जो स्पीड आएगी दैट विल बी द एवरेज स्पीड, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर एक गलती आप लोग मत कर देना, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई बोलता है ना एवरेज निकालने के लिए किसी भी चीज़ का, जैसे आपके जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स है एवरेज निकालने के लिए अगर कोई बोल रहा है, लेट्स से आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर उसके बाद एक ले लो सपोज बायो, और एक ले लो इंग्लिश, आपके 5 सब्जेक्ट हैं। आपको किसी ने बोला कि एवरेज मार्क्स आपके क्या हैं, तो आपने क्या किया, हर एक के मार्क्स को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के एंड इंग्लिश के मार्क्स को आपस में प्लस किया, डिवाइड बाई 5 किया, और आपको एवरेज मार्क्स यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, एवरेज स्पीड। तो कई बार दिमाग में आता है ओ एवरेज स्पीड, इसका मतलब सारी की सारी स्पीड को हम लोग प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय जितनी भी हुआ है क्वांटिटी नीचे लिख देंगे। और एग्जामिनर जानबूझ के फिर आपको कंफ्यूज भी करता है। वो क्या करेगा, आपको बोलेगा ए से लेके बी के बीच में जो डिस्टेंस d1 है और टाइम t1 है, बी से लेके सी डिस्टेंस d2 है, टाइम t2 एंड सो ऑन। साथ साथ में ना वो आपको स्पीड भी दे देगा। कैसे स्पीड देगा, वो आपको बोलेगा कि ए से लेकर के b1 के बीच में जो स्पीड थी वो s1 थी, बी से लेके सी में स्पीड s2 है ना, तीसरे वाले में s3, चौथे वाले में s4। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे ओके एवरेज स्पीड ना मतलब सारे स्पीड का सम निकाल देंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज हैं 4। तो आपने क्या किया, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 डिवाइडेड बाय 4 किया और सॉल्व किया, तो देखो एवरेज स्पीड आ गया। क्यों, क्योंकि एवरेज मार्क्स भी हम लोग ऐसे निकालते हैं। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबका एवरेज निकालना होता है, तो हम उन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय जितनी भी क्वांटिटीज है कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जैसे क्लास 10th में वो जो आपका चैप्टर था मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक, वहां पर जब एवरेज निकालना होता था, जैसे क्वेश्चन आता था कि देयर आर 10 पीपल्स, उनकी इंडिविजुअल की हाइट ये है, किसी की 180 है, किसी की 182 है, किसी की 179 है, किसी की 168 है, व्हाट इज द एवरेज हाइट। तो हमने सबकी हाइट को आपस में ऐड किया, डिवाइड बाय कितने लोग हैं 10 लोग, तो डिवाइड बाय 10 किया तो आ जाएगा, है ना। तो वो लॉजिक यहां अप्लाई मत कर देना, क्योंकि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट इज नॉट द सम ऑफ ऑल द स्पीड डिवाइडेड बाय जितनी भी वो टर्म्स है, वो नहीं होगा। तो अगर ये किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। एक और होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा एक सेकेंड, एवरेज स्पीड का तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, SABG इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, S एवरेज इक्वल टू डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब ये क्या चीज हो गई, डेल्टा का तो मतलब चेंज होता है ना, डेल्टा का तो मतलब चेंज होता है। यहाँ चेंज कहां से आया, यहाँ पे चेंज कहां से आया। सी कई बार क्या होता है, अपने को जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो ऐसा दिया होता है कि मुंबई से लेके दिल्ली के बीच में डिस्टेंस है 1300 किलोमीटर, गाड़ी को 13 आवर्स लगा, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या हो गई। तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा डिस्टेंस 1300 किलोमीटर, 10 घंटे लगे, 1300 बाई 10 दैट इज 130, है ना, मतलब 10 के हिसाब से अगर टाइम 10 लगा, अगर टाइम 13 लगा तो 1300 डिवाइडेड बाय 13 दैट मीन्स गाड़ी की स्पीड हो गई एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर। ओके ऐसा हो गया। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि ना, ये जैसे एक एग्जांपल के लिए समझिए, ये एक रोड है, ये एक रोड है और आपने सोचा कि चलो हम काउंटडाउन शुरू करते हैं, हम यहाँ पर काउंटडाउन शुरू करते हैं। आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर पॉइंट ए पे थे, आप यहाँ पर पॉइंट ए पे थे, आपने अपनी गाड़ी में देखा कि कितना किलोमीटर हो रहा है। आपकी गाड़ी में, आपके मालूम है ना, गाड़ी में एक रहता है सामने, उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपने अभी तक गाड़ी इतने किलोमीटर चलाई। आपकी गाड़ी पर लिखा था कि अभी तक आपने गाड़ी 120 किलोमीटर चलाई है। ओके, नई नई गाड़ी थी, आपने 120 किलोमीटर चलाई। उसके बाद
आप गए ट्रिप पे, गए और ये आपका डेस्टिनेशन है बी, दिस इज योर डेस्टिनेशन बी। आप वहां पर जब पहुंचे तो आपकी गाड़ी में लिखा हुआ आपको मिला कि दिस इज 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। उस वक्त टाइम जो था, उस वक्त समय हो रहा था 4 घंटे, 4 आवर्स। उस वक्त टाइम हो रहा था 4 आवर। और जब आप निकले थे पॉइंट ए पे, जब आप निकले थे तो उस वक्त टाइम की जो वैल्यू थी वो बज रहा था 1, उस वक्त 1 आवर हो रहा था। 1 आवर का मतलब 1 बज रहे थे, ठीक है। उस वक्त आपकी घड़ी में 1 बज रहे थे जब आप निकले और 4 बजे आप पहुंच गए। दिस वॉज द 1 PM एंड दिस इज द 4 PM। तो 1 PM पे आप पॉइंट ए पे थे, अपने घर के पास थे। उस वक्त आपने अपनी गाड़ी के मीटर में देखा तो लिखा हुआ आ रहा था कि गाड़ी अब तक 120 किलोमीटर चल चुकी है। आप गए, ट्रिप पे गए, पॉइंट बी पे पहुंचे, उस वक्त 4 बज रहे थे एंड डिस्टेंस कितना दिखा रहा था उसके ऊपर कि अब तक आप 250 किलोमीटर ट्रैवल करें। बताओ आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अब मुझे बताओ, क्या यहां पर आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन ही करेंगे? तो गाड़ी पहले कितना मतलब अभी कितना दिखा रही है 250 माइनस पहले कितना दिखा रही थी 120 डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 PM माइनस 1 PM। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो गया 130 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व कर लीजिए फिर इसको, 130 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, है ना। तो ये कितना हो गया 43.3, लगभग 43.3 के अप्रोक्सीमेटली, है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि यहां पर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन का चक्कर था, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम का चक्कर था। लेकिन अगर यही चीज सामने वाले ने ऐसा दिया होता, सामने वाले ने ये दिया होता कि देखो आज जो हम लोग ट्रिप मार के आए ना उसमें हमने 130 किलोमीटर ट्रेवल किया। अगर सामने वाला आपको इंफॉर्मेशन ये देता कि आज की जो हमारी ट्रिप थी उसमें हमने 130 किलोमीटर ट्रेवल किया और इसके लिए हमको लग गए 3 घंटे, तो बताओ हमारी एवरेज स्पीड क्या है। तब आप डायरेक्टली यहां पर 130/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पर डेल्टा का चक्कर नहीं होएगा, ठीक है। तो 130/3 कर दीजिए, तो 130 इज व्हाट, एक्चुअली ये डेल्टा डी ही तो है। 3 घंटे क्या है, ये डेल्टा टी है। इसीलिए ये जो बोल रखा है ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, इसको डेल्टा डी बाय डेल्टा टी करके लिखा जा सकता है, क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होगा, आपको इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दी जाएगी, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम दिया जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा और डेल्टा डी में डालना होगा। फाइनल पॉइंट माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होगा और यहां पे डालना होगा। क्लियर है? ओके, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था भाई एवरेज स्पीड, दिस वाज एवरेज स्पीड। नाउ मूविंग टुवर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, मूविंग टुवर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे बढ़ेंगे फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। तो क्या होता है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं SINT, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि S इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dd डिवाइडेड बाय dt, इसी को लिखा जा सकता है dd डिवाइडेड बाय dt। ओके, क्या ये डेरिवेटिव वाला है? यस, ये वही डेरिवेटिव है जिसकी प्रैक्टिस आपने कर रखी है, आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़ा था, तो ये डिफरेंशिएशन ही है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, किसको? डिस्टेंस को विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एवरेज स्पीड तो सर चलो समझ में आया, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या हुआ? तो देखो समझो इस चीज को, आपको एक ट्रिप करनी थी फ्रॉम मुंबई, मतलब फ्रॉम पनवेल टू CST, ठीक है। आप पनवेल से CST के लिए आप एक ट्रिप करने जा रहे हैं, किलोमीटर है 49, एग्जाम्पल के लिए किलोमीटर है 49। आप यहां से निकले, पूरा ट्रिप मार के आए, पूरा ट्रिप मार के आए। मैंने आपको पूछा कि कितनी स्पीड रही होगी, आप लोगों की कितनी थी एवरेज स्पीड, तो आपने क्या बोला
टोटल डिस्टेंस 49 था, टोटल डिस्टेंस 49 था एंड जाते जाते चलो 50 कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 50 था, जाते जाते हमको 2 घंटे लग गए, तो हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 25 किलोमीटर पर आवर। ओके भाई, 25 किलोमीटर पर आवर जो थी वो एवरेज स्पीड थी। मुझे बताओ क्या गाड़ी पूरे रास्ते भर 25 की स्पीड लेके रखी थी? क्या गाड़ी पूरे रास्ते भर 25 की स्पीड लेके रखी थी? रख सकती क्या वो? नहीं। कई बार सिग्नल आया होगा तो गाड़ी को रुकना पड़ा होगा, कई बार खुला रोड देख करके, हाईवे देख करके आपने 80 की स्पीड पे भी दौड़ाया होगा। तो जब कभी भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो क्या आप उस एवरेज स्पीड को मेंटेन रखते हैं? नहीं रखते, आप नहीं रखते उस चीज को मेंटेन। जैसा आपने सुना होगा कि इंडियन रोड जो है ना, इंडियन रोड की एवरेज वेलोसिटी जो है, मतलब एक्सप्रेसवे, हाईवेज की, इन सब की 60 से लेकर के 80 तक की एवरेज स्पीड आती है। तो क्या हर बार गाड़ी आपने 60 की स्पीड पे देखी है? हर बार 80 पे देखी है? खाली रोड है तो लोग 120 150 तक भी लेके जाते हैं, और जब ट्रैफिक जैम लगा हुआ है या अगर सिग्नल है तो जो गाड़ी की स्पीड है वो 10-20 भी होती है, और सिग्नल पे तो 0 हो जाती है, रेड सिग्नल है तो। सो ये जो एवरेज स्पीड होती है ना, ये अलग होती है। ये एक ऐसा होता है कि ओवरऑल ओके चलो ठीक है, मतलब हाँ ओके। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? अब नाउ उसी सिचुएशन को देखो, आप निकले पनवेल से CST के लिए, पनवेल से निकले जैसे ही आप 10 मिनट बाद मैंने कॉल किया, मैंने आपको 10 मिनट बाद कॉल किया और मैंने पूछा कि फटक से मीटर में देखो और बताओ स्पीड क्या हो रही है, फट से विद इन नो टाइम बताओ मेरे को मीटर में देख करके कि कितना टाइम, कितना स्पीड दिखा रहा है वो। आपने तुरंत देखा, उसमें समय नहीं लगाया आपने, तुरंत जैसे मैंने फोन किया आपने तुरंत देखा उसमें। आपने बोला कि अरे इसमें तो 80 दिखा रहा है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया, ओके इस बंदे की इस मोमेंट पे जो स्पीड है वो 80 है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने फोन रख दिया, फिर मैंने 40 मिनट बाद वापस फोन घुमाया, 40 मिनट बाद मैंने वापस फोन घुमाया, अब देख फटक से देख स्पीड कितनी हो रही है। आपने विद इन नो टाइम देखा और उसमें लिखा हुआ था 0, उसने बताया 0, मैंने नोट डाउन कर लिया 0 मतलब क्यों भाई 0 क्यों? क्योंकि उस वक्त वो सिग्नल पे खड़ा था इसलिए 0। तो मैं ऐसे ही अगली बार फिर मैंने 1 घंटे बाद फोन लगाया, अब क्या हो रही है? उसने बोला 25। तो व्हाट आर दीज स्पीड? दीज आर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उस इंस्टेंस में क्या हुआ, उस इंस्टेंस में क्या हुआ? तो जैसे ही मैं फोन करता हूं विद इन नो टाइम वो बंदा मीटर में देखता है और बताता है स्पीड क्या हो रही है। ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये t टेंड्स टू 0, देख रहे हो यहां पर, ये t टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है? ये देखो t टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि विद इन नो टाइम यू हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, विद इन नो टाइम, आपने ज्यादा वक्त जाहिर नहीं किया, आपने ज्यादा वक्त जाहिर नहीं किया। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? घर से कितने बजे निकले थे, वहां कितने बजे पहुंचे, ये जो डिस्टेंस था ये कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये करने से एवरेज स्पीड आती है, क्योंकि आपने वक्त को बहुत लंबा ले रखा है, आपने वक्त को बहुत लंबा ले रखा है, इसलिए जो आपको यहां पर स्पीड मिलेगी दैट विल बी द एवरेज स्पीड। लेकिन अगर आप इसी वक्त को छोटा कर दें, एक छोटे इंटरवल के लिए कर दें, जैसे मैंने आपको फोन किया, मैंने बोला बताओ क्या हो रहा है, तुरंत आपने देखा और कैलकुलेट करके बताया। अब वो अच्छी बात है कि सामने वो मीटर लगा हुआ था तो तुरंत आपने कर लिया, तुरंत कर लिया क्योंकि मीटर रखा हुआ था। अदरवाइज फिर क्या था, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा है कि आपने तुरंत देखा और बताया विद इन नो टाइम। तो जब आपने विद इन नो टाइम की बात करी, मतलब विद इन नो टाइम मतलब आपने टाइम इंटरवल छोटा कर दिया, उस छोटे टाइम इंटरवल में जो आपको दिखा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और एग्जांपल से समझिए, एक और से समझिए। आप पढ़ाई करने बैठे थे, अपने रूम में पढ़ाई करने बैठे थे, दरवाजा बंद था, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बोला घर पे कि मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा या करूंगी, ठीक है, 3 घंटे आप बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। आप पढ़ते पढ़ते आपको ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते। आपने सोचा चलो मैंने अभी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। आपने अपना लैपटॉप खोला, उसमें आप गेम खेलना शुरू कर दिए, पबजी खेलना शुरू कर दिए। जिस वक्त आपने लैपटॉप उठाया, पबजी खेलना शुरू किया, आपकी किस्मत खराब थी, उसी वक्त आपके फादर आ गए वहाँ पे और उन्होंने आपको पकड़ लिया कि पढ़ाई के नाम पे तुम गेम खेल रहे हो, और आपकी कर दी कुटाई। तो हुआ क्या यहाँ पर? पूरा तो आप पढ़ाई ही कर रहे थे ना उससे पहले, लेकिन उस इंस्टेंस में आप गेम खेल रहे थे और उसी इंस्टेंस में पापा आ गए, बस हो गया गेम उधर ही। तो इंस्टेंटेनियसली आपकी ठुकाई हो गई वहीं। एवरेजली तो आप पढ़ाई कर रहे थे पूरा, अगर तुम कैलकुलेट करो तो मालूम पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में तुमने पढ़ाई ही की थी, लेकिन उस मोमेंट पे तो तुम ठुक गए ना। तो इंस्टेंट का मतलब होता है कि उस मोमेंट में क्या हुआ,
उस मोमेंट में क्या हुआ, दैट इज इंस्टेंटेनियस। और एवरेज पूरी जर्नी के दौरान क्या हुआ, दैट इज एवरेज। तो जब भी हम किसी ट्रिप के लिए निकलते हैं, ट्रिप से जब वापस आते थे बोलते हैं अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या हर एक सेकंड आपको मजा आ रहा था क्या? नहीं, एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया एंड उस टाइम पे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील किए उस इंस्टेंस पे। तो उस वक्त का इंस्टेंस आपको मजा नहीं, वो सजा थी। अगले इंस्टेंस में आपको बहुत मजा आया, क्यों? क्योंकि पूरी रोड खाली, आप एक वादियों में घूम रहे थे, है ना, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। यू विल बी लाइक हाँ मजा आ गया यार। क्या पूरे रास्ते भर में आया? नहीं, उस इंस्टेंस में आया। तो समझ गए डिफरेंस क्या है बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज पूरी यात्रा की स्पीड का वो एक कंक्लूजन है पूरी यात्रा का, जबकि इंस्टेंटेनियस कि उस मोमेंट पे क्या हुआ, ये उसका कंक्लूजन है। क्लियर है ये चीज? एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालना है, ये डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एवरेज कैसे निकालना है होता है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना होता है, वी विल डू इट। ओके, तो एवरेज के लिए क्या लिखना होता है, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। समझिएगा, एवरेज क्या होता है, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, जबकि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी डी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस इज डी डी बाई डी टी। ओके, तो ये था स्पीड। व्हाट वाज दिस? दिस वाज द स्पीड। अब आते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी पे। ये था स्पीड और अब हम बढ़ेंगे वेलोसिटी पे। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर वेलोसिटी पे। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब देखो, जैसा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वैसे ही वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए देखो क्या लिख रखा था, स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है कैसे लिखेंगे फिर हम लोग वेलोसिटी को, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? सो वेलोसिटी जिसको हम v से दिखाते हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट, जो d से दिखाएंगे, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और चीज, ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर एरो लिखा जाता है। देखो, स्केलर और वेक्टर, अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप एक चीज नोटिस करो, डिस्टेंस के लिए भी मैं d लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैं d लिख रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा आपको ये क्या चीज है? एक तो इतना तो सेंस होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी बोला है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही रहा होगा, एंड अगर स्पीड बोला है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहा होगा। फिर भी एक डिफरेंशिएट करने का और एक मेथड आप बोल सकते हो कि एरो लगा दो, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर आप एरो लगा दो। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो गया, इसके ऊपर हमने लगा दिया ये एरो। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर भी एरो क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? अच्छा, बाय द वे, ये जो वेक्टर एक्सप्रेशंस है ना, उनको अलग से सॉल्व किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमको एक वेक्टर चैप्टर करना होगा जो इसी के तुरंत बाद है। तो वेक्टर नोटिफिकेशंस को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है और स्केलर वालों को अलग से किया जाता है। तो जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा ना, अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर एक्सप्रेशंस आप लगाएंगे, और अगर स्केलर फॉर्म में दिया है तो स्केलर एक्सप्रेशन। फिर एक सवाल मन में आएगा कि सर अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसको स्केलर फॉर्म में कैसे दिया जाएगा? देखो, एक एग्जांपल के लिए, जैसे दो फोर्स है, आपको बोल रखा है कि एक फोर्स ये है और दूसरी फोर्स ये है, और ये जो फोर्स है ना, ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है। वेक्टर का फॉर्म मतलब 2i + 3j + 4k, ठीक है। तो ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एड अप करना पड़ेगा वेक्टर रूल के हिसाब से। और अगर ये बोल रखा है कि फोर्स है 20 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, और ये दूसरी फोर्स है 50 न्यूटन टुवर्ड साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो इसी फोर्स को इस बार उन्होंने स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, इसमें अलग लॉ लगते हैं, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे अभी हम लोग उसको। ओके, एनीवेज, ये जो चीज़ था ये अभी वेक्टर वेक्टर का भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वही बात हो गई,
एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, एवरेज वेलोसिटी, व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी v avg क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे ऊपर वाले के लिए था, जैसे ये ऊपर वाले के लिए था स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, उसी तरीके से इसका भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, जिसको हम लोग डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करके भी लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। यही चीज अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा होता तो सेम थिंग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वी आई एन टी लिखो या INS लिखो, नाम में क्या रखा है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता, सो ये बन जाता लिमिट t टेंड्स टू 0, मतलब विद इन नो टाइम डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। अब यार देखो ये कौन लिखेगा, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, तो इससे बजाय आप ये लिखेंगे डी डी डिवाइडेड बाय डी टी, डी डी डिवाइडेड बाय डी टी, करेक्ट। इसमें भी वही है, एक्सप्रेशन दोनों के सेम है, स्पीड के वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही है, ठीक है ना। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है ये, इज दिस क्लियर? ओके, इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिए, अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर आप बोलो फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो u प्लस वी बाई टू आप लिख सकते हो। किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक होता है मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, मन करता है तो इस एक्सेलरेटर खींच दिया, गाड़ी आपकी एकदम सीधा तूफान बन गई, और एक टाइम ऐसा है ब्रेक मार दिया, तो बार बार आप घंग घंग बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, आपका जो मोशन है वो कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड तो हो रहा है वो, मतलब एक्सेलरेट तो आप कर रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, तो वो भी ब्रेक मारना भी तो एक एक्सेलरेटेड मोशन ही है, भले ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है पर एक्सेलरेशन तो है वो। तो आपका जो ब्रेक मारने का जो टाइम इंटरवल है, एक्सेलरेट करने का टाइम इंटरवल है, ये फिक्स है, कभी भी आप कर रहे हो भंग भंग, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। लेकिन अगर आप आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ठीक है, जब भी कोई बोलता है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ऐसे में आप जो एवरेज वेलोसिटी है वो u प्लस वी बाई टू करके भी निकाल सकते हैं, u प्लस वी बाई टू करके भी निकाल सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो याद रखिए, कोई बोलता है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यूनिफॉर्म वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आप एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाई टू करके भी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे अर्थ का आपको मालूम है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, यही है। तो यहां पर आप एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू करके कर सकते हैं। जैसे ये एक पत्थर है, आपने यहां से ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो आप देखेंगे कि पहले सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है, एक सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी है वो 9.8 हो जाएगी, अगले सेकंड में 9.8 का डबल, फिर अगले सेकंड में 9.8 का ट्रिपल, इस वे में वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर आप एवरेज वेलोसिटी के लिए u प्लस वी बाई टू लगा सकते हैं। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो u प्लस वी बाई टू लगाने की गलती मत करना। एक और चीज देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये ऐसा इसी का ही हिस्सा है, एक रिलेटिव वेलोसिटी। सी द थिंग इज, ये जो वर्ड है ना रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, कंपैरिजन, दूसरे के बेसिस पे हम कंपेयर करने को जा रहे हैं। जैसे आप लोग के घर में रिलेटिव आते होंगे, क्या करते हैं रिलेटिव, कंपेयर, बस इसका कंपैरिजन उसके साथ, उसका इसके साथ, उसका बच्चा वो कर रहा है, उसका ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, बस कंपैरिजन। तो जो रिलेटिव होता है ना, जब ये शब्द है ना रिलेटिव, मतलब कंपैरिजन होने वाला है किसी ना किसी के साथ। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है,
रिलेटिव वेलोसिटी मतलब लेट्स से कि दो अलग अलग गाड़ियां हैं, एक डायरेक्शन में आ रही हूं ऐसे अपोजिट, तो उनका जो आपस में वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या होगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। एक सवाल जैसा, एक सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए कि ये एक लायन है, ठीक है, दिस इज अ लायन, ये भाग रहा है, ये एक लायन है जो भाग रहा है, और यहाँ पर ये एक हिरन है, ठीक है, ये हिरन है, ये हिरन भी आगे की तरफ भाग रहा है। दिस इज द लायन एंड दिस इज द डियर, हिरन है। लायन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, हिरन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लाइन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, हिरन की भी है 80 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए क्या ये शेर इस हिरन को पकड़ पाएगा, क्या ये शेर इस हिरन को पकड़ पाएगा। देखो लाइन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, हिरन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, क्या लाइन हिरन को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा ना, लाइन हिरन को नहीं पकड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, या बोल सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लायन विद रेस्पेक्ट टू डियर इज 0। अगर आप यहां पर सब्ट्रैक्ट, मतलब यहां पर आप अगर आप वेलोसिटी ऑफ लायन विद रेस्पेक्ट टू डियर, वेलोसिटी ऑफ लायन विद रेस्पेक्ट टू डियर आप निकालो, है ना, तो क्या निकल के आएगा यहां पर 0, मतलब शेर और हिरन की स्पीड एकदम सेम है, इसका मतलब शेर कभी भी हिरन को नहीं पकड़ पाएगा। मान लो शेर की स्पीड किसी ने 90 कर दी, यहाँ कर दी, क्या मतलब शेर ने अपनी स्पीड 90 बढ़ा दी, क्या अब शेर हिरन को पकड़ पाएगा, क्या अब शेर पकड़ लेगा, यस, अब वो पकड़ लेगा, क्योंकि अब जो ये लाइन की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू डियर, ये हो जाएगी 90 माइनस 80, मतलब कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हिरन रुका हुआ है, अगर हिरन रुका हुआ है तो लायन की स्पीड 10 की है, अगर हिरन की 80 है तो लाइन की स्पीड 90 है, और अगर हिरन की स्पीड 0 है तो लाइन की स्पीड 10 है, मतलब लायन एक ना एक दिन उसको पकड़ लेगा अगर भागता रहे कंटिन्यूसली। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप किसी ट्रेन में बैठे हैं या किसी बस में बैठे हैं, आपके पैरेलली एक दूसरी ट्रेन जा रही है सेम स्पीड में, आप भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि फील ही नहीं होता, आपको कई बार फील ही नहीं होता कि ट्रेन चल रही है। फिर जब आप ऐसे नीचे जमीन को देखते हैं, अरे ट्रेन तो चल रही है, आपने देखा उधर पे जो सामने वाला पैसेंजर है दूसरी ट्रेन में, वो भी आपके आमने सामने है, आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं, रुका हुआ है। हुआ होगा कभी ना कभी, ट्रेन के साथ नहीं तो बस में हुआ होगा, बस में नहीं तो कभी गाड़ी में हुआ होगा, किसी ना किसी चीज में तो ये हुआ ही होगा। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इस वजह से आपको फील नहीं होता है कि वो चीज चल रही है कि नहीं। हाँ, और ये बिल्कुल ही फील तब नहीं होता जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। अगर एक की वेलोसिटी थोड़ी कम है, एक की वेलोसिटी थोड़ी कम है, या बोल सकते हैं कि सेकंड वाले की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐसे में जो डिफरेंस होता है वो कम आता है, तो सामने वाले को दिख तो रहा होता है कि वो मूव कर रहा है, पर स्लो स्लो मूव कर रहा है। कैसे दिखता है, मूव कर रहा है पर वो स्लो स्लो मूव कर रहा है। जब आप जमीन को देखने जाते हो, अरे बाप रे ये इतना तेज मूव कर रहे हैं क्या, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा तो, अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो मतलब देखो ये जो शेर है, ये देखिए ये शेर है, ये इस तरफ भाग रहा है ना, और ये जो हिरन है, हिरन को मरने का शौक चढ़ा है तो ये उल्टा भाग रहा है शेर की तरफ। अब आपको क्या लगता है, शेर हिरन को पकड़ने में अब ज्यादा टाइम लगाएगा पहले के मुकाबले या कम? पहले तो शेर और हिरन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, शेर और हिरन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, अब ये शेर और हिरन ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो क्या लगता है पहले से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा शेर को हिरन पकड़ने में? तो कम टाइम लगेगा, है ना। तो पहले जो शेर था इसकी स्पीड मान लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर की थी, एंड हिरन की 80 किलोमीटर पर आवर की थी, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑपोजिट भाग रहे हैं, ऑपोजिट ऑपोजिट भाग रहे हैं, इसकी वजह से अब क्या होगा जरा समझिए, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 90 माइनस 80। अच्छा ये -80 क्यों? क्योंकि याद रखिए अगर कोई चीज राइट को भाग रही है, अगर राइट को भाग रही है कोई चीज तो उसकी वेलोसिटी प्लस ले लीजिए, और अगर कोई चीज लेफ्ट को भाग रही है तो माइनस ले लीजिए। तो देखो ये जो शेर है ये तो राइट को ही भाग रहा है तो इसकी स्पीड प्लस है, पर हिरन लेफ्ट में भाग रहा है तो माइनस, इसीलिए 90 माइनस -80, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 90 प्लस 80, क्या वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 80, तो 8 और 8 16 और 1 17। तो अब जो लाइन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू डियर ये 170 किलोमीटर पर आवर की हो गई है, इस वजह से अब शेर हिरन को बहुत जल्दी ही पकड़ लेगा। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं सामने की तरफ, ऑपोजिट वाले ट्रैक पे एक ट्रेन आ रही है ऑपोजिटली, तो जो ऑपोजिट वाली ट्रेन आती है तो क्या जिप करके निकल जाती हो,
एकदम हाई स्पीड में निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड और उस ट्रेन वाले की जो स्पीड है वो आपस में एड अप हो जाती है, इसीलिए एकदम से सवाक ऐसे निकल जाती है। क्लियर है? तो क्या यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी va है ना, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी vb है, दूसरा ऑब्जेक्ट है vb है। तो अगर यहाँ पर आप रिलेटिव वेलोसिटी बोलो, अगर आप यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बोलो vr, तो ये क्या हो जाएगा va माइनस वीबी, va माइनस वीबी। अच्छा, ये जो साइन है इसका मतलब क्या है? ये जो साइन है इसका मतलब क्या है कि होंगे या सब्ट्रैक्ट, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आप किसके रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a बात कर रहे हैं या a विद रेस्पेक्ट टू b बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस a को आगे लिखोगे या b को आगे लिखोगे, मतलब va आगे लिखोगे या vb लिखोगे आगे, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट होगा तो माइनस ही, होगा तो माइनस ही। तो ये माइनस है, ये जो है ना, ये जो सिंबल है ये माइनस का है, कि रिलेशन इनके बीच में माइनस का है। अब अगर किसी ने a विद रेस्पेक्ट टू b बोला है तो पोजीशन बदल जाएगी, और b विद रेस्पेक्ट टू a बोला है तो पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, बाकी रहेगा तो ये माइनस ही। दूसरी सिचुएशन देखिए, करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। दूसरी सिचुएशन देखिए कि मान लीजिए ये va जो है ये इस तरफ जा रहा है va, एंड जो vb है वो उल्टा जा रहा है, जो vb है वो उल्टा जा रहा है, दिस इज vb। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा va प्लस vb, va प्लस vb। ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी va प्लस vb। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी एड अप हो जाती है। तो जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनकी वेलोसिटी एड अप हो जाएगी। अच्छा, ऐड के लिए भी कोई अजीब सा साइन बनाना पड़ेगा क्या ये माइनस के जैसा? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड में 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो बराबर होता है, इसलिए यहां पर कोई अलग सा साइन मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 - 3 हो एंड 3 - 2 हो, क्या दोनों में फर्क है? 2 - 3 एंड 3 - 2, क्या इन दोनों में फर्क है? भाई बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर है? तो याद रखिए, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी एड अप। लेकिन ये जो है ना, ये सिचुएशन 1 है, दिस इज द सिचुएशन 1। एक और सिचुएशन होती है, एक और सिचुएशन होती है जिसको मैं सिचुएशन 2 के नाम से बता रहा हूं। उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट भाग रहा है, मतलब ये देखिए, सपोज ये एक ट्रेन है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, दिस इज अ ट्रेन। ट्रेन इस डायरेक्शन में भाग रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ va, विद अ वेलोसिटी ऑफ va। इसके ऊपर एक आदमी है, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, vb ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। या चलो एक काम करते हैं, सेम डायरेक्शन कर देते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन कर देते हैं, ट्रेन भी उस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो आदमी है ये इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है ना, दिस इज vb। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? तो यहां पर देखिए, जो नेट वेलोसिटी होगी वो va प्लस vb होगी। किसकी? किसकी होगी? ये आदमी की, ये भागने वाले की होगी। दोनों की वेलोसिटी एड अप हो जाएगी, क्योंकि कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रेन ट्रेवल कर रही है, उसके ऊपर ये भागने वाला आदमी ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ग्राउंड के रिलेटिवली, मतलब इसको vr ना लिख के मैं इसको ये लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। g का मतलब क्या हो गया? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के मुकाबले ये जो आदमी है इसकी स्पीड क्या है? va प्लस vb है। ये आदमी की बात हो रही है क्योंकि ट्रेन के ऊपर भाग रहा है सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ va, और जो आदमी है वो ऑपोजिटली जा रहा है। ये देखिए, ये आदमी ऑपोजिटली इसके ऊपर भाग रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ vb। तो यहाँ पर ये जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या होगा? va माइनस vb, va माइनस vb। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट होंगे? क्योंकि ट्रेन लेके जा रही है राइट साइड में, आदमी भाग रहा है लेफ्ट साइड में, तो आदमी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो ग्राउंड में खड़े होकर एक आदमी देख रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या होगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सिचुएशन कुछ देखी देखी सी लग रही है, कैन यू रियलाइज? कहीं पर किया था ऐसा कुछ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करके सुना था कुछ।
तो अगर नदी जो है, ये देखिए, ये जो नदी है वो कुछ इस वे में नीचे जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसके ऊपर एक बोट चलाने वाला है, ये बोट चलाने वाला भी नीचे को जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो नेट वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती थी, याद करो जरा, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाती थी। याद आया, कुछ 10वीं में किया था, है ना। लेकिन अगर ऐसा है कि नदी, जो नदी है वो नीचे को बह रही है और बोट वाला सोचता है कि मैं ऑपोजिट जाऊंगा ऊपर को, बोट वाला सोचता है कि मैं ऑपोजिट को जाऊंगा, दिस इज VB बोट वाला, और जो नदी है, नदी नीचे को जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ VA। तो याद करो जरा क्या होता था, क्या होता था उस सिचुएशन में, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बनता था, VB माइनस VA। याद आया, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में डिफरेंस क्या है, केस नंबर 1 में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। केस नंबर 2 में क्या है कि एक के ऊपर दूसरा ट्रेवल कर रहा है, एक के ऊपर दूसरा ट्रेवल कर रहा है, इसलिए लॉजिक उल्टा हो रहा है। देखो केस नंबर 1 में VA एंड VB दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। केस नंबर 2 में VA एंड VB दोनों का डायरेक्शन एक है लेकिन फिर भी एड अप हो रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा ट्रेवल कर रहा है इसलिए एड अप हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली सिचुएशन में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा है, VA और VB में कंपटीशन चल रहा है केस नंबर 1 में, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। केस नंबर 2 में सेम डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो ऐड हो रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ट्रेन ट्रेवल कर रही है और उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर भागने वाला ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है ये चीज, तो इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ी देर इस चीज को एनालाइज करिए सिचुएशन को, इसके ऊपर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर ये लॉजिक समझ में आएंगे। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना